सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज जिसमें हम लोग CSS सीख रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड CSS Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग CSS ट्रांसफॉर्म एंड CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने पहले तो HTML में एक सिंपल सा कोड लिख लिया है जिसमें कि मैंने एक डिव क्रिएट किया है और एक स्टाइल शीट यहाँ पर मैंने क्रिएट किया और उसे यहाँ पर लिंक कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस डिव एलिमेंट में स्टाइलिंग देंगे एंड जो ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है उसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि वो क्या है और कैसे उसे अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं अब अपने स्टाइल शीट पे। मैंने यहाँ पर डिव में सिंपल सा स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया है जो कि है विड्थ एंड हाइट का, ताकि हमें जो ये डिव है ये दिख सके। एंड मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर दिया है, तो ये जो डिव है ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा उन सब में हम वैल्यूज इंसर्ट करते थे। जैसे ये जो विड्थ प्रॉपर्टी है इसमें हमने 10 रैम वैल्यू इंटर किया, हाइट प्रॉपर्टी में हमने वैल्यू इंटर किया, जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करते थे उसमें भी हम वैल्यू इंटर करते थे, सेम मार्जिन पैडिंग एंड सो ऑन। जितनी भी प्रॉपर्टी अब तक हमने यूज की उन सभी में हम वैल्यूज एंटर करते थे, पर यहाँ पर हम वैल्यू की जगह पे फंक्शंस एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये फंक्शन क्या होते हैं, तो इन फंक्शंस के बारे में हम जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए आप इन्हें एज अ वैल्यू भी ट्रीट कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्चुअली आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं एक फंक्शन आएगा। ओके, तो अभी के लिए आप बस इतना भी समझेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये फंक्शन दिखते कैसे हैं, तो सिंपली ये वैल्यू की तरह ही होते हैं, बस इनमें हम एक्स्ट्रा वैल्यू को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, तो इसे हम ट्रांसफॉर्म के पहले फंक्शन से समझते हैं। तो जो हमारा पहला फंक्शन है वो है ट्रांसलेट। तो सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करता है इसे हम समझ लेते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ये हमारे एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, और कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा और कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा वो चीज़ हमारे ये फंक्शन बताएगा। ओके, और इस फंक्शन में हम फर्दर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम कुछ और वैल्यूज भी पास करेंगे और उन वैल्यूज के बेसिस पे ये फंक्शन वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो ये ट्रांसलेट क्या करेगा, तो ये जो ट्रांसलेट फंक्शन है ये हमारे एलिमेंट को ट्रांसलेट कराएगा। तो अगर इस एलिमेंट को हम शिफ्ट कराना चाहते हैं कुछ इस जगह पे, तो उस काम को करने के लिए हम ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो इस ट्रांसलेट फंक्शन में हम दो वैल्यूज पास करते हैं जो कि होती है हमारे x एंड y की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देता हूँ 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी डिफाइन किया, मतलब हमारे एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दो। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि है ट्रांसलेट का, मतलब उस एलिमेंट को ट्रांसलेट कर दो। अब कैसे ट्रांसलेट करना है उसकी जो वैल्यू है उसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पहला वैल्यू होता है x एक्सिस के लिए एंड ये जो दूसरा वैल्यू है ये होता है y एक्सिस के लिए। तो प्रैक्टिकली अब ब्राउजर पे देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट के साथ क्या हुआ। तो ये जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पिक्सल यूनिट को हटा के रैम यूनिट कर देते हैं ताकि जो हमारा चेंज है वो और भी अच्छे से विजिबल हो। तो अब जो हमारा एलिमेंट है वो कुछ यहाँ पर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस में ये कुछ इतना शिफ्ट हुआ और y एक्सिस में ये कुछ इतना शिफ्ट हुआ। ओके, तो ट्रांसलेट का यूज आई होप आपको क्लियर होगा। इसे मैं 30 पिक्सल से हटा के 10 पिक्सल रख देता हूँ, तो हमारा एलिमेंट कुछ यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी होता है वो होता है ट्रांसफॉर्म में रोटेट का। ओके, तो अब ये रोटेट फंक्शन क्या करता है, तो ये जो रोटेट फंक्शन है ये हमारे एलिमेंट को रोटेट करता है। ओके, इसके अंदर हम डिग्रीज में वैल्यू पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर पास कर दूँ 20 डिग्री, डिग्री को हम DEG से लिखते हैं यहाँ पर। तो अब जो हमारा एलिमेंट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और एक और बात, हमने यहाँ पर ट्रांसलेट का यूज करके इसे तो ट्रांसलेट कराया था कुछ इस जगह पे, तो ये एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए, पर ये वापस से अपने ओरिजिनल जगह पे कैसे चला गया। तो यहाँ पर आखिर हुआ क्या, इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ हम क्या करते हैं, दोबारा से एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं रेड पे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे कि पहले तो ये बैकग्राउंड कलर सेट करेगा ग्रीन येलो पे, देन बैकग्राउंड कलर किस पे सेट हो जाएगा, रेड पे। तो एट द एंड हमें क्या दिखने वाला है, हमें रेड कलर ही दिखने वाला है एज अ बैकग्राउंड। क्यों, क्योंकि CSS क्या करता है कि अगर सेम प्रॉपर्टी दो बार डिफाइन हो रही है तो जो प्रॉपर्टी बाद में डिफाइन होती है उसकी वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर देता है। वही सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी हमने सेम प्रॉपर्टी को दो बार डिफाइन किया, मतलब ट्रांसफॉर्म को ही तो हमने दो बार डिफाइन किया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है। मतलब एक बार ट्रांसलेट है
है एक बार रोटेट है। तो CSS क्या करेगा कि जो प्रॉपर्टी बाद में आ रही हो, यानी कि ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है ये बाद में डिफाइन हुआ, तो इसे इम्प्लीमेंट करेगा और पहले वाले को ये रिमूव कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक साथ अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसलेट के साथ हम रोटेट फंक्शन का भी यूज करेंगे एंड इसमें वैल्यू दे देंगे 20 डिग्री का। ओके, तो इस सिंटेक्स का यूज करके हम इन दोनों वैल्यूज को टारगेट कर सकते हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेट एंड रोटेट वैल्यूज को। और इस बैकग्राउंड कलर रेड को हम हटा लेते हैं। तो अब जो हमारा रिजल्ट है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मतलब ये जो हमारा डिव एलिमेंट था ये यहाँ से ट्रांसलेट भी हो गया एंड 20 डिग्री से रोटेट भी हो गया। ओके, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और चीज करता हूँ, क्योंकि अब हम रोटेशन के बारे में सीखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर एक बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये जो टॉप बॉर्डर है इसे अब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अब ये जो डिग्री है इसे हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, तो पहले तो हम इसे पॉजिटिव भी रख सकते हैं और चाहे तो इसे नेगेटिव भी रख सकते हैं। नेगेटिव से क्या होगा, ये अपोजिट साइड में रोटेट होगा। ये पहले ये इस साइड में रोटेट होगा था और अब ये इस साइड रोटेट हो रहा है, यानी नेगेटिव x की तरफ। देन जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 120, तो ये रोटेट वैसे वैसे होता जाएगा। तो ये जो टॉप बॉर्डर है इसे देखकर आपको ये क्लियर हो रहा होगा ये कितना रोटेट हुआ। ओके, तो रोटेट वैल्यू को आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्केल फंक्शन। तो ये जो हमारा एलिमेंट है इसे पहले तो क्या करते हैं कि ये रोटेशन अब हटा लेते हैं। अब ये जो हमारा एलिमेंट है मैं क्या करता हूँ कि इस डिव में मैं कुछ टेक्स्ट भी इंटर कर देता हूँ, जैसे हाय आई एम डिव। ओके, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो एलिमेंट है ये एक्स डायरेक्शन में इलोंगेट हो जाए, मतलब ये एलिमेंट कुछ ऐसा दिखे कि इसे कोई एक्स डायरेक्शन में खींच रहा है। ओके, मेरा मतलब क्या कि ये जो डिव एलिमेंट है ये कुछ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर हमें देख के क्या पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे एक्स डायरेक्शन में कोई खींच रहा है, तो ऐसे इलोंगेट हो जाए। या फिर ये कुछ ऐसा हो जाए जैसे लग रहा है कि इसे कोई वाई डायरेक्शन में इलोंगेट कर रहा है, खींच रहा है। तो ये काम करने के लिए हम स्केल फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, मतलब अगर हमें एक्स डायरेक्शन में अपने एलिमेंट को स्केल कराना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं स्केल एक्स। सेम अगर हमें वाई डायरेक्शन में स्केल कराना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्केल वाई। एंड अगर हमें x एंड y दोनों में बराबर स्केल कराना है तो उसके लिए हम सिंपली स्केल फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है और इन तीनों को हम एक एक करके यूज करके देख लेते हैं। तो पहले तो इसे करेंगे हम कमेंट आउट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्केल x फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू क्या देंगे, तो हम अपने एलिमेंट को कितने टाइम्स स्केल कराना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 1, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एलिमेंट को x डायरेक्शन में 1 टाइम्स स्केल कर दो। मतलब अगर उसका जो विड्थ है वो अगर 100 पिक्सल है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 से ही, तो वो 100 ही रहेगा। यानी कि अगर हम इसका वैल्यू 1 रखते हैं तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, और वहीं अगर हम इसकी वैल्यू को 2 रखते हैं तब हमें चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम इसे 3 रखें तो ये और ज़्यादा स्केल होके दिखेगा। और सेम चीज़ हम कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में। कैसे, तो यहाँ पर x की जगह सिंपली हमें लिखना होगा y। तो स्केल y से क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ये y में स्केल होके दिखेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये x और y दोनों में बराबर बराबर स्केल हो तो उस केस में हम सिंपली स्केल फंक्शन का यूज करेंगे। तो स्केल 2 मतलब एलिमेंट को स्केल कर दो 2 टाइम्स। अब ये एलिमेंट जो है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये x में भी 2 टाइम्स स्केल हुआ एंड y में भी 2 टाइम्स स्केल हुआ। तो ये जो एलिमेंट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आई होप आपको स्केल फंक्शन को यूज करना भी आ गया होगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये हल्का सा टिल्ट हो जाए। टिल्ट होने का क्या मतलब, ये कुछ इस तरह से हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये कुछ हल्का सा टिल्ट हो गया। तो ये काम कैसे करेंगे, तो इस काम को करने के लिए हम स्क्यू फंक्शन का यूज करते हैं। क्या कि अगर हम अगेन अपने एलिमेंट को x डायरेक्शन में स्क्यू यानी टिल्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्यू x का। सिमिलरली हम स्क्यू y का यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमें x एंड y दोनों में बराबर बराबर स्क्यू कराना है अपने एलिमेंट को तो उसके लिए हम सिंपली स्क्यू फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो अब हम इन तीनों फंक्शन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करेंगे स्क्यू, एंड इसमें हम वैल्यू क्या देंगे, तो इसमें जो वैल्यू है ये हम डिग्रीज में देते हैं। ओके, यानी फॉर एग्जांपल 10 डिग्री। ओके, तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मतलब पहले ये कैसा था, पहले ये कुछ ऐसा था, उसके बाद स्क्यू 10 डिग्री देने पे ये कुछ ऐसा हो गया। सेम अगर हम चाहते हैं कि x डायरेक्शन में स्क्यू हो जाए तो ये कुछ x डायरेक्शन में कुछ ऐसे दिखेगा। अगर हम चाहते हैं y डायरेक्शन में स्क्यू हो जाए तो एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ये y डायरेक्शन में स्क्यू हुआ। और
अगर दोनों डायरेक्शन में बराबर स्क्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली स्क्यू वैल्यू का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप आपको स्क्यू फंक्शन को यूज़ करना भी आया होगा कि इसे कब यूज़ करते हैं और कैसे। सेम यहाँ पर जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही ये जो हमारा एलिमेंट है ये टिल्ट होता जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इतना करके हमने अपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख लिया है। तो इसमें कुछ यही सारी वैल्यूज होते हैं। क्या क्या हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा एक ट्रांसफॉर्म, देन हमने पढ़ा रोटेट, उसके बाद हमने पढ़ा स्केल एंड उसके बाद हमने पढ़ा स्क्यू। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में हमें इन चारों फंक्शंस के साथ खेलना होता है। तो आई होप आपको ये चारों फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है ये कब और क्यों यूज होता है इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो एक डिव हवर इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड उसमें ये वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। ओके, यानी जब भी इस डिव पे हवर किया जाएगा तो ये वैल्यू ट्रिगर होना चाहिए। मतलब क्या कि जब भी हम अपने इस डिव पे हवर करेंगे तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये ट्रांसलेट भी हो जाएगा एंड स्क्यू भी हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एकदम अचानक से हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक एनिमेशन आए तो उस एनिमेशन को ऐड करने के लिए हम इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कैसे? तो इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम दो वैल्यूज डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी? पहला जो वैल्यू आएगा वो होगा कोई भी CSS प्रॉपर्टी का एंड जो दूसरा वैल्यू होगा वो होगा टाइम का। तो पहले तो हम क्या करते हैं इस सेकंड वाले वैल्यू को समझ लेते हैं। तो ट्रांजिशन में अगर हम कोई भी टाइम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2 सेकंड, तो इससे क्या होगा कि ये ट्रांजिशन क्या करेगा कि अगर इस डिव में कोई भी चेंज आया तो उसे 2 सेकंड तक डिस्प्ले कराएगा। मतलब क्या, इसे यहाँ से समझ लेते हैं। ये जो डिव था जब हम इस पे हवर करेंगे तो इसमें एक चेंज दिखेगा हमें, और वो चेंज कितना देर तक दिखना चाहिए हमने यहाँ पर अब डिफाइन कर दिया है 2 सेकंड तक। तो अब हमें यहाँ पर एक बहुत स्मूथ सा एनिमेशन होते दिखेगा। ओके, और ये जो एनिमेशन है कितने देर तक दिख रहा है? 2 सेकंड तक। तो अब जब भी हम इस पे हवर करेंगे तो ये जो डिव एलिमेंट था ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है वो 2 सेकंड तक चल रहा है। ओके, और उस टाइम को हमने यहाँ पर डिफाइन किया था 2 सेकंड से। तो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड वैल्यू को तो हमने समझ लिया कि टाइम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट वैल्यू जिसमें कि हम CSS प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, तो ये कब यूज होता है? तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ये किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर ही अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक तो क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। एक हम कर सकते हैं कि इसका जो विड्थ है जो कि पहले था 10 रैम उसे हम इंक्रीज करके 20 रैम पर सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा एलिमेंट था ये कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा 2 सेकंड है ये सिर्फ इस विड्थ पर अप्लाई हो, ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई ना हो, तो वो काम कैसे करेंगे? तो सिंपली यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी लिख देंगे जिसमें हम ये ट्रांजिशन दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है विड्थ, तो हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया विड्थ। अब क्या होगा कि एलिमेंट जो है ट्रांसफॉर्म होगा, और यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ है तो इस गड़बड़ को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रांसलेट है इसे अभी के लिए हटा देता हूँ। तो इस पर जब हम हवर करेंगे तो होगा क्या, ये एलिमेंट स्केल होगा एंड स्क्यू होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, साथ ही साथ उसका जो विड्थ था वो भी इंक्रीज होगा। और ट्रांजिशन से हमने यहाँ पर क्या सेट किया, ये जो ट्रांजिशन 2 सेकंड का है वो सिर्फ विड्थ पर ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखते हैं अब इस डिव के साथ क्या होता है। तो जब भी हम इस पे हवर करेंगे तो ये जो डिव है ये हवर करते के साथ ही स्केल भी हो जा रहा है एंड स्क्यू भी हो जा रहा है, अगर आप देख सके तो। पर जो हमारा विड्थ था उसमें 2 सेकंड पर ही चेंज आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मैं इस एलिमेंट से माउस हटा रहा हूँ तो ये एलिमेंट एकदम से नॉर्मल शेप में आ जाएगा, पर जो इसका विड्थ है वो 2 सेकंड ले रहा है नॉर्मल तक आने में। तो आई होप आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कब और क्यों यूज होता है ये समझ में आया होगा। अब हम इसके और वेरिएंट्स को समझ लेते हैं। तो इसके वेरिएंट्स को समझने के लिए इससे हम क्या करते हैं कि इसे तो पहले कमेंट आउट कर देते हैं, हम सिर्फ विड्थ से इसे समझते हैं। ओके, यानी जब हम इस पे हवर करेंगे तो हमारा जो विड्थ है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट था, अब हम इसके स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं। तो स्पीड कंट्रोल करने से मेरा क्या मतलब है उसे आप अभी कुछ देर में समझ जाएंगे। तो अभी हम समझेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में। कौन से फंक्शन? ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन क्यों यूज होता है? तो ये फंक्शन ट्रांजिशन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें वैल्यू दे दूं लीनियर तो क्या होगा, अब आप इसे देखकर समझें। जब मैं इसे लीनियर वैल्यू दे रहा हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ स्क्रीन पर ही सारा कुछ एक साथ क्लियर हो सके। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया लीनियर। तो पहले ये कैसे स्केल हो रहा था, तो ये कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ओके, इसे आपने देख लिया। अब हमने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया लीनियर पे, तो अब इसका ट्रांजिशन पैटर्न क्या है, अब देखिए आप, यानी कि अब इसका जो ट्रांजिशन पैटर्न है वो एकदम लीनियर जैसा लग रहा है। यानी कि एकदम कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है एंड एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो लीनियर का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा।
सेम इसे हम चेंज करके ईज पे सेट कर सकते हैं, मतलब जो ट्रांजिशन है वो एकदम ईज पे हो, मतलब देखने में कोई जर्क जैसा ना लगे। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इसे लीनियर पे रखा था तो हमें एक जर्क जैसा फील आ रहा था, जैसे ये लास्ट में अचानक रुक गया एंड यहाँ पर वापस आया तो अचानक रुक गया। इसे अगर हम ईज पे सेट करेंगे तो वो जो जर्क जैसा फीलिंग था वो हमें अब देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एकदम स्मूथली जा रहा है एंड स्मूथली आ रहा है। सिमिलरली इसे हम चेंज कर सकते हैं ईज इन पे, यानी कि ईज इन, इसका क्या मतलब, ईज इन का मतलब कि स्टार्टिंग में तो एकदम स्मूथ पैटर्न रहे पर एंडिंग में जर्क हो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब यानी कि स्टार्टिंग में ये स्मूथली ट्रांजिशन होना शुरू हुआ पर एंड में एक जर्क जैसा फील आया। ओके, सिमिलरली जब हम अपना माउस इस एलिमेंट से हटाएंगे तो जो वापस आने का ट्रांजिशन होगा वो स्टार्टिंग में तो एकदम स्मूथ रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं एंड एंड में आके एकदम जर्क जैसा फील आया। तो ये काम होता है ईज इन का। सेम हम ईज आउट भी कर सकते हैं, मतलब एंड वाला ट्रांजिशन स्मूथ रहे। ओके, ये स्टार्ट होगा एकदम जर्क से पर एंड एकदम स्मूथ रहेगा, स्टार्ट हुआ थोड़ा जर्क से और एंड एकदम स्मूथ। तो ईज आउट का भी मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ईज इन एंड ईज आउट। ईज इन आउट मतलब इन भी स्मूथ एंड आउट भी स्मूथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन भी स्मूथ है एंड आउट भी स्मूथ है, और सिर्फ अगर हम ईज रखते हैं तो वो क्या दिखाता है, उसका पैटर्न कुछ ऐसा है। ओके, मतलब हमें कहीं भी जर्क का फील तो नहीं आएगा पर एक स्मूथनेस जो है स्टार्टिंग एंड एंड में वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे अगर हम सिर्फ ईज रखते हैं तो। पर इन एंड आउट में हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग में एक स्मूथनेस देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन डिले का। ट्रांजिशन डिले, तो ये कब यूज होता है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन है ये कुछ डिले के बाद होना शुरू हो, मतलब जैसे जब हम इस पे हवर करें तो 1-2 सेकंड तो ये नॉर्मल रहे और 1 या 2 सेकंड के बाद ये जो ट्रांजिशन हमें अभी दिख रहा है वो बाद में दिखना शुरू हो। तो वो कैसे करेंगे, तो वो करेंगे हम ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 सेकंड वैल्यू अगर सेट कर देता हूँ तो होगा क्या, जब हम इस पे हवर करेंगे तो 2 सेकंड तक पहले कुछ नहीं होगा। देखिए मैंने हवर किया, 2 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ और 2 सेकंड के बाद ये ट्रांजिशन होना शुरू हुआ। सेम अगर मैं यहाँ से माउस को हटा दूंगा तो 2 सेकंड तक कुछ नहीं होगा और 2 सेकंड बाद ये ट्रांजिशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी भी अच्छे से क्लियर होगा। और अगर हम चाहें तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर हमने ये जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू दिया, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि विड्थ पे भी ट्रांजिशन मिले 2 सेकंड का एंड ट्रांसफॉर्म पे भी ट्रांजिशन मिले, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली लगाएंगे कॉमा एंड यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म एंड एक कोई भी टाइमिंग दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड्स। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा विड्थ का ट्रांजिशन है वो 2 सेकंड तक होगा एंड जो ट्रांसफॉर्म का ट्रांजिशन है वो 3 सेकंड्स तक होगा। इसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले 2 सेकंड तक कुछ नहीं होगा ट्रांजिशन डिले के कारण, उसके बाद ये स्केल हुआ स्क्यू हुआ। इसे हम बड़े स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो जब हम इस पे हवर करेंगे तो 2 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ और उसके बाद स्केल हुआ, स्क्यू हुआ एंड इसका जो विड्थ था वो भी इंक्रीज हुआ, पर विड्थ इंक्रीज हुआ 2 सेकंड तक ही, बट जो ट्रांजिशन था वो 3 सेकंड तक हुआ। ओके, आई होप आप दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विड्थ तो ये नॉर्मल पे आ गया पर जो ट्रांजिशन था वो फर्दर 1 सेकंड और हुआ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म इन दोनों को एक साथ कैसे यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमने अपने ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS के और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।